गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आज अपन लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो कंटिन्यूशन पार्ट है आपका लेक्चर नंबर 4 का, जो अपन ने पढ़ा था माइक्रो एनवायरनमेंट। तो अब तक हम जो पढ़ चुके थे माइक्रो एनवायरनमेंट एकदम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने जो पिछली बार पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो था कि माइक्रो एनवायरनमेंट एक स्मॉल एरिया है जिसको कुछ लोग इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और टास्क एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं कंपनीज, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटिव स्टेटस। तो हमने कंपनी देखा था। कंपनी में हमने देखा कि कई सारे कंपनी के कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस, R&D, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो हमने हर एक फैक्टर को बहुत डेप्थ में जाके एनालाइज किया था। दूसरा हमने देखा था सप्लायर। सप्लायर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। और हमने देखा था कि सप्लायर जो है, कोई भी कंपनी एक सप्लायर के साथ डीलिंग नहीं करती, वो मल्टीपल नंबर ऑफ़ सप्लायर्स के साथ काम करती है, क्योंकि इन केस कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है या प्रॉब्लम आ जाती है तो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं हो पाए। फिर हमने देखा था इसके अंदर कस्टमर्स। तो हमने ये भी देखा कि जिस तरह सप्लायर्स, नंबर ऑफ़ सप्लायर्स होते हैं, ऐसे ही कस्टमर्स भी बहुत सारे होते हैं जिनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग करती है। तो अब हम इन सप्लायर्स को जो है, हमने देखा था कि कौन कौन से आपके कस्टमर्स होते हैं। जैसे बिजनेस मार्केट कस्टमर्स होते हैं, रीसेलर मार्केट होता है, गवर्नमेंट मार्केट होता है, कस्टमर मार्केट होता है और इंटरनेशनल मार्केट होता है। फिर अनदर फैक्टर हमने पढ़ा था पब्लिक। तो पब्लिक कौन से थे? पब्लिक वो ग्रुप होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, जो चाहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे इन ग्रोथ पे जाती रहे, क्योंकि उसमें उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट होता है। तो पब्लिक कौन कौन सी थी? फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, सिटीजन पब्लिक, लोकल पब्लिक। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इन सब पब्लिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये पब्लिक होती क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल पब्लिक से। तो फाइनेंशियल पब्लिक में वो लोग आते हैं जो कि फंड्स, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और हर जो ये फाइनेंशियल पब्लिक होती है, ये चाहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे बढ़े। क्यों? क्योंकि जितना आप राइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उतना आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें उतना ही उनको बेनिफिट है। फिर है मीडिया। मीडिया जो कि प्रिंट मीडिया, या फिर हम ये कहें कि ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो ये वो मीडिया है जो कि आपके बिज़नेस के बारे में आर्टिकल्स लिखती है, न्यूज़ देती है, ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। फिर आता है सिटीजन पब्लिक। सिटीजन पब्लिक वो होती है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माइनॉरिटी ग्रुप और इनके साथ रिलेट करती है, और जो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि उस बिज़नेस से रिलेट नहीं करते, बट फिर भी कहीं ना कहीं उन पे इम्पैक्ट आ सकता है आपके बिज़नेस की वजह से। जैसे अगर आपका बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कई बार कुछ बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है, अपने जो वेस्ट मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग का, वो नदी नालों में छोड़ देते हैं, तालाबों में पानी में छोड़ते हैं, ताकि जो कि नॉर्मल सिटीजन उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कर रहे हैं, सिटीजन ऑफ पब्लिक में काउंट कर रहे हैं हम। फिर आता है आपका लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक जैसे हमने पहले भी देखा कि वो लोग जो उस बिज़नेस के आसपास सराउंडिंग्स में हैं। देन आता है हमारा इंटरनल। इंटरनल जैसे हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजर्स, वर्कर्स, ये सब लोग हमारे कौन है? इंटरनल एम्प्लॉयज़। तो ये हमारी इंटरनल पब्लिक में काउंट होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है कॉम्पिटिटर्स। तो एक फर्म जो है, जब वो कॉम्पिटिटर्स की फैक्टर्स को एनालाइज करती है, तो सिर्फ वही कंपनी जो कि आपकी तरह सेम गुड्स या सर्विसेज बना रही है, वही आपके कॉम्पिटिटर नहीं होते। एक कंपनी के कॉम्पिटिटर कई सारे हो सकते हैं। तो हमने इन सब कॉम्पिटिटर्स को क्या किया है, थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लिया है। जैसे एक टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी किसी दूसरे टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी को तो कॉम्पिटिटर मान सकती है, बट उसके अलावा भी उसके कई सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। जैसे टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी भी इसका कॉम्पिटिटर है, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी भी इसका कॉम्पिटिटर है, कुकी रेंज बनाने वाली कंपनी भी इसकी कॉम्पिटिटर है, यहाँ तक कि टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी भी इसकी कॉम्पिटिटर है।
अब आप ये कहेंगे सर ये कैसे कॉम्पिटिटर है, क्योंकि जो एक आपका टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी है उसका कॉम्पिटिटर टू व्हीलर वाला कैसे हो सकता है या रेफ्रिजरेटर कैसे हो सकता है। तो हमने जब इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट किया तो हमें मालूम चला कि इसके अंदर सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर आता है वो आता है डिज़ायर कॉम्पिटिशन। डिज़ायर्ड कंपटीशन क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा सॉरी इफ़ेक्ट होता है आपके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस से, डिज़ायर से। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन एक अपनी इनकम को खर्च करना चाहता है टू सेटिस्फाई द डिज़ायर्स, तो उसके पास कई सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मैंने महीने में अर्निंग करी उसमें मैंने कुछ पैसा बचाया, उस पैसे को मैं क्या करना चाहता हूँ, अब अपनी डिज़ायर में यूज़ करना चाहता हूँ। तो टेलीविज़न भले ही मेरे लिए एक डिज़ायर थी, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी टू व्हीलर रिक्वायरमेंट है, तो वो इनकम जो मैंने सेव की थी उसको मैंने टेलीविज़न के मुकाबले में स्कूटर खरीदने में यूज़ कर लिया। तो ये मेरा एक कंपटीशन उससे टेलीविज़न से आ गया। अब मान लीजिए कि दूसरा है हमारे पास जेनेरिक कंपटीशन। जेनेरिक कंपटीशन जैसे मान लीजिए कि जो आपकी ऑप्शनल इनकम है, यानी कि जो आप अपने फंड्स में यूज़ करते हैं या फ्यूचर पर्पस से आपने उसको सेव कर रखा है, उस इनकम को भी हम कई बार यूज़ करते हैं टू बाय प्रोडक्ट्स। तो जैसे मान लीजिए मेरे को टेलीविज़न परचेज़ करने का मन था, पर मैंने उस इनकम को क्या किया, मैंने उसको यूज़ कर लिया टू बाय स्टीरियो, या फिर कोई ऑडियो विजुअल डिवाइस खरीदने के लिए, मोबाइल ख़रीदने के लिए मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं जेनेरिक कंपटीशन। तो अब ऐसे ही मान लीजिए एक कंपटीशन आता है आपका प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, मैं पास जो इनकम बची थी, सेविंग अमाउंट था, उसको मैं टेलीविज़न ही परचेज़ करने जा रहा हूँ, बट अब मेरे पास जो अमाउंट है उसमें मुझे ये देखना है कि टेलीविज़न में कौन सा खरीदूँ, ब्लैक एंड वाइट खरीदूँ, कलर टीवी खरीदूँ, स्मार्ट टीवी खरीदूँ, एलईडी खरीदूँ, एलसीडी खरीदूँ, प्लाज्मा खरीदूँ, कई सारी टीवी की रेंज है। तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे वो कस्टमर की नीड हो और वो दूसरी कंपनी के उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो ऐसे कंपटीशन को हम कह रहे हैं प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीशन। और लास्ट आता है ब्रांडेड कंपटीशन। तो कई सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट्स ही परचेज करना चाहते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स को हम लोग कहते हैं ब्रांड कंपटीशन प्रोडक्ट्स। फिर आता है आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स क्या कौन होते हैं, जो कि आपकी कंपनी के गुड्स को, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली मिडिलमैन्स आते हैं, जैसे आपके एजेंट्स, मर्चेंट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। तो ये सभी लोग आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में पार्ट प्ले करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन और वेयर हाउस टू इन द मार्केट, जहाँ पे कस्टमर के नियर बाय लोकेशन तक हम अपने गुड्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा आता है मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज, जो कि कंपनी के कस्टमर्स को टारगेट करती है और उनको गुड्स प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती है, ताकि कस्टमर तक उस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ऐसे ही आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो मार्केट में आपके बिहाफ पे आपके बिजनेस के लिए रिस्क लेते हैं, आपको पैसा देते हैं, मनी देते हैं, फंड्स देते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को स्मूथ कर सकें। तो जो नाम आपका मार्केटिंग इंटरमीडिएट होता है, ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है बिटवीन यू यानी कस्टमर और दूसरा आपकी कंपनी। फिर आता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। जैसा हमने देखा था कि मैक्रो एनवायरनमेंट जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। तो मैक्रो यानी बहुत ब्रॉडर सेंस की हम बात कर रहे हैं, ब्रॉडर डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें आता है सॉरी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल। हम सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस और उनके साथ ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टैक्स पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं, लॉज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एनवायरनमेंट,
ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कि हम कितना अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से गुड्स हम बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते, कौन से गुड्स पे क्या टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स हमें पे करना है। और सबसे बड़ा रीज़न आता है आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कुछ कंट्रीज़ लाइक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो कई बार सरकारें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती रहती हैं 3-4 सालों में। तो जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है वो अपने न्यू रूल्स को चेंज कर देती है, इससे भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि आपके कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर को एनालाइज करते हैं। जैसे आपके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक हमारी कंपनी की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, बैंक्स आपको क्या इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, कैसे पे आपको लोन्स की सुविधा मिल रही है, कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा आपको दिया जा रहा है, एक्सचेंज रेट्स ऑफ आरबीआई, क्योंकि आपकी कंट्री की जो वैल्यू है रुपीज़ की, करेंसी की जो वैल्यू है वो आपके एक्सचेंज पे डिपेंड करती है, एक्सचेंज रेट पे। तो वो आपके आरबीआई ने क्या निर्धारित कर रखे है। ऐसे ही आपके कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ये सारी बातें भी हम लोगों को उसमें दिखाई देती है। फिर आता है आपका सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके डेमोग्राफिक और कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम जो कंट्री में पॉपुलेशन है उसमें किस एज के लोग ज़्यादा हैं, आपके यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, और मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, एवरेज एज क्या है आपके यहाँ पे कंट्री में सिटीजन्स की जीने की या लाइफ की। तो ये सारी बातें हम इसमें डील करते हैं सोशल फैक्टर्स। देन आता है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में ये होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे। तो ये डिपेंड करता है आपके R&D एक्टिविटीज़ पे और आपके यहाँ जो मशीनरी लगी है, ऑटोमेशन है, उस पर। देन जब हम एनवायरमेंटल की बात करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हमारा आता है कि वो कौन कौन से लॉज हैं जो आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम के लिए बनाए जा रहे हैं। जो वेस्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो वेस्ट आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्या लॉज है, और कितना आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और कितना आप एनर्जी सेविंग कर रहे हैं या एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हैं। ये सारे लॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में जो फैक्टर आता है वो है लीगल फैक्टर्स, क्योंकि देखिए बिजनेस इज डील विद द ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे कई सारे ऐसे लॉज हैं इंडिया में, अपने इस कंट्री में, जो कि ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लॉज, बेसिक नेसेसिटी लॉ, प्रोडक्ट सेफ्टी लॉ, हेल्थ सेफ्टी लॉज। तो ये लॉज भी वो हैं जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स जो हम पेस्टल में पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे अनकंट्रोलेबल हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसमें एक बिज़नेस जो है वो कहीं ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है ऑन देयर पॉलिसी मेकिंग, जो कि उसको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का सब्जेक्ट समझ में आया होगा, टॉपिक। थैंक यू।